नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि इन दिनों बीजेपी पर तो हमले तेज हो ही गए हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी पर भी हमले कई गुना बढ़ गए। ये हमले इसीलिए बढ़े क्योंकि ये लोग बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे और बीजेपी को हतोत्साहित करने के लिए न जाने क्या क्या साजिशें करते हैं और तरीके अपनाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च का क्षेत्र को हो, हायर एजुकेशन का क्षेत्र हो, सेंटर फॉर एक्सेलेंसी की बात हो, हर विषय में हमारा बंगलुरु ये नॉलेज सिटी के रूप में इसने अपनी जगह बनाई है। मैं सभी कर्नाटक वासियों को आज इस बात के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में भी इस शहर में बहुत बार आना मेरा हुआ है। यहां के अनेक राजनीतिक जलसे मैंने देखे हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक के इतिहास में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा विशाल दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मित्रों, जहां भी देखता हूं जैसे एक केसरिया समंदर यहां चारों तरफ केसरिया समंदर की लहरें उठ रही हैं। क्या नजारा पेश किया है भाइयों, क्या नजारा पेश किया है। और मैं प्रहलाद जी को, अनंत कुमार को, इस रैली के इंचार्ज अशोक को पूछ रहा था कि भाई इसके पहले ऐसा दृश्य कहां हुआ होगा, कब हुआ होगा। वो मुझे बता रहे थे, साहब बीजेपी का इतिहास छोड़ो, कर्नाटक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी दल का नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इन दिनों भाजपा पे हमले जरा तेज हो गए हैं। नरेंद्र मोदी पर भी हमले तेज हो गए हैं। ये हमले इसलिए तेज हुए हैं कि ये नजारा न देख पाते हैं, न पचा पाते हैं, और इसलिए न जाने कैसी कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, न जाने किस प्रकार के तौर तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को हतप्रत करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज एक साथ दो प्रधानमंत्रियों का स्मरण करना चाहता हूं। और अगर भारत का भाग्य बदलना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो इन्हीं दो महापुरुषों ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। और भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भाइयों बहनों, आज दुनिया में आईटी के क्षेत्र में ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा बेंगलोर, ये हमारे यहां के आईटी प्रोफेशन के नौजवान, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर विश्व भर में इन नौजवानों ने अपनी ताकत का परिचय करवा दिया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। सिलिकॉन वैली के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशन का काम हो रहा है तो उस शहर का नाम है बेंगलुरु, जिस राज्य का नाम है कर्नाटका। भाइयों बहनों, ये कैसे संभव हुआ? जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार हिंदुस्तान में अलग से आईटी मिनिस्ट्री की रचना की गई। उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई, बजट बनाए गए, एक अलग व्यवस्था खड़ी करके इसे फोकस एरिया के रूप में प्रस्थापित किया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के नौजवानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा देश का नौजवान अपनी उंगलियों पर कंप्यूटर की कमाल करके दुनिया को आकर्षित करने में सफल हो गया। सारी दुनिया को भारत का लोहा बताने में मेरे देश का नौजवान सफल हो गया। भाइयों बहनों, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के अलग पॉलिसी बनाई। 2000 में पहली बार इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो विज्ञान पर बल दिया, टेक्नोलॉजी पर बल दिया, आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए उन्होंने ये जो सपना देखा, वो सपना भारत के नौजवान के साथ जुड़ा हुआ था। वो सपना भारत के नौजवान के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। और 2003 के 15 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले से कहा था, 2003 में कहा था, उन्होंने मून मिशन की घोषणा की थी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, मिशन मून का सपना देखा था, 2008 में हमारे नौजवानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा को सत्य करके दिखा दिया और चंद्रयान की तरफ हम चल पड़े, सफलतापूर्वक चल पड़े। भाइयों बहनों, ये साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का कमाल है कि अभी अभी मंगलायान मंगल पर जाने की दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, लेकिन
जो महापुरुष होते हैं वो दूर का देखते हैं, व्यवस्थाएं विकसित करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं गलत हाथों में चली जाती हैं तो देश की क्या दुर्दशा होती है, ये आईटी प्रोफेशन के लोग भली भांति जानते हैं। आप देखिए, जब अटल जी की सरकार थी, हमारे देश में आईटी प्रोफेशन का ग्रोथ, सॉफ्टवेयर का ग्रोथ 40% था, 40% था। और बाद में यूपीए 1 बना, तो हम 40% से कम होकर के 30% हो गए। ये घाटा किसको हुआ? हमारे नौजवानों के भविष्य पर हुआ। आईटी प्रोफेशन से जुड़े नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यूपीए 2 आया तो यही सॉफ्टवेयर का ग्रोथ जो अटल जी के जमाने में 40% था, आज वो 9% पर आकर के अटक गया है। आप मुझे बताइए मित्रों, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहां से होगा? नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? देश में अगर मेरा नौजवान बेरोजगार हो गया तो मेरे देश के भाग्य का क्या होगा? भाइयों बहनों, भारत ने जितनी ज्यादा मात्रा में सेंटर फॉर एक्सेलेंसी का निर्माण करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। मेरे मन में कभी कभी विचार आता है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क हिंदुस्तान के पास है। उसमें काम करने की एक्सपर्टाइज लगती है, उसके इंजीनियरों का अलग प्रकार की शिक्षा लगती है, रेल मैनेजमेंट ये अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है। क्या हमारे देश में रेलवे डिपार्टमेंट खुद देश के 4 कोने में रेलवे को जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, उस मैन पावर के लिए हिंदुस्तान के 4 कोने में रेल के लिए जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, रेल के लिए जिस प्रकार के इंजीनियरों की जरूरत है, टेक्नीशियनों की जरूरत है, मैनेजर स्किल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की जरूरत है, क्या देश के 4 कोने में रेलवे के द्वारा 4 बढ़िया यूनिवर्सिटी बना करके वहीं से नौजवानों को तैयार करके हमारी रेलवे की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते थे? हमारी रेलवे को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते थे? हमारी रेलवे को जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं बना सकते थे? लेकिन भाइयों बहनों, रेलवे को भी उन्होंने राजनीति का कार्यक्रम बना दिया। कभी यहां पर एक डिब्बा बढ़ा दो, कहीं यहां पर एक रूट बढ़ा दो, वहां के मतदाताओं को खुश कर दो, चुनाव जीतने के लिए रेल चलाते रहो। इसी का परिणाम है कि आज पूरा रेलवे का तंत्र गड्ढे पे चला गया है। ये इनकी सोच है।